नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। शुरुआत आज हम कर रहे हैं महाराष्ट्र से, जहां पे कोल्हापुर में एक पोस्ट को लेकर तनाव पैदा हो गया है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर आज बंद का ऐलान किया गया था। कोल्हापुर के छत्रपति शिवाजी चौक पर बड़ी संख्या में लोग जमा होकर दोषी युवक को गिरफ्तार करने की मांग करने लगे और इसी बीच भीड़ ने कोल्हापुर शहर में रैली का फैसला कर लिया, लेकिन पुलिस ने अनुमति नहीं दी और इसे लेकर विवाद बढ़ गया, जिसकी तस्वीरें आपके सामने यहाँ पर अच्छी खासी झड़प पुलिस और लोगों के बीच में देखने को मिली है। भीड़ ने पथराव तक शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज भी यहाँ पर किया है। कोल्हापुर के महापालिका चौक इलाके में काफी तनावपूर्ण माहौल बताया जा रहा है। पूरे कोल्हापुर शहर में पुलिस का कड़ा बंदोबस्त भी किया गया, लेकिन तस्वीरें आप देख रहे हैं उस वक्त किस तरह की स्थिति पैदा हो गई थी। तनाव पैदा हो गया था और पुलिस और लोग जो है वो आमने सामने यहाँ पर आ गए थे। हालांकि अब स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन शहर में तनाव अभी भी बरकरार है। तो एक पोस्ट को लेकर जो हंगामा था वो इस कदर बढ़ा कि इलाके में यहाँ पर तनाव जो है वो देखने को मिल रहा है। तो आपको समझाते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, कोल्हापुर में हंगामा आखिर क्यों हुआ है। दो युवकों ने औरंगजेब से जुड़े पोस्ट का स्टेटस बनाया था। कुछ हिंदू संगठनों ने कल पुलिस में इसको लेकर शिकायत की और आज कोल्हापुर के छत्रपति शिवाजी चौक पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। दोनों आरोपी युवकों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे, जिन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। पुलिस ने भीड़ को रैली निकालने की इजाजत नहीं दी। उन्हें कहा गया कि आप इस तरह से रैली नहीं निकाल सकते हैं इलाके में, और रैली न करने देने पर भीड़ ने नाराज होकर पथराव शुरू कर दिया। उसके बाद पथराव करती भीड़ पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। भीड़ को तितर-बितर यहाँ पर किया गया। फिलहाल इलाके में शांति है, लेकिन स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। उधर पूर्व मुख्यमंत्री जो थे महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, और इस वक्त जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। उसके आदेश भी यहाँ पर दे दिए गए हैं। तो इस तरह से स्थिति यहाँ पर जो है फिलहाल नियंत्रण में कर ली गई है, लेकिन तनाव अभी भी बना हुआ है। तो आज हम सवाल इंडिया में यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या माहौल खराब करने की मंशा से ये जो पोस्ट है सोशल मीडिया पर ये किया गया था। तो यहाँ पर किस तरह की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, किस तरह के इंतजाम जो है वो प्रशासन कर रहा है, उसके लिए आपको सुनवाते हैं कोल्हापुर के आईजी ने क्या कुछ कहा। अभी सफलतापूर्वक उसको नियंत्रण में लाया गया है और जो कुछ उपलब्ध यहाँ पे बंदोबस्त लगाया गया था, उन्होंने उनके ऊपर इफेक्टिवली कार्रवाई करके, तुरंत कार्रवाई करके फोर्स का इस्तेमाल किया गया है जहाँ आवश्यक था, और अंदरूनी मॉब्स को कंट्रोल में करके डिस्पर्स भी किया गया है और कुछ लोगों का भी डिटेन किया गया है। उसकी नंबरवारी या कितने नंबर से ये हम बाद में आपको बता पाएंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लोगों से शांति की अपील करते हुए कहा कि वो अधिकारियों से संपर्क बनाए हुए हैं और लोग शांति जरूर बनाए रखें। राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। गृह विभाग और गृह मंत्री जी लगातार सभी अधिकारियों के साथ संपर्क में, मैं खुद पर्सनली अधिकारियों के साथ संपर्क में हूँ, और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी लोगों ने सहयोग करने की आवश्यकता है, ऐसा आह्वान भी मैं करता हूँ। और राज्य में सभी लोग शांति से रहे, या राज्य में शांति रहे, अमन रहे, इसके लिए सभी लोगों ने सहयोग करने की आवश्यकता है। और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो है वो भी कुछ लोगों पर यहाँ पर तंज कसते हुए नजर आए। महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादें पैदा हुई है, जो औरंगजेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं, और इसके कारण एक दुर्भावना समाज में पैदा हो रही है और इसके कारण एक तनाव भी निर्माण हो रहा है। सवाल ये उठता है कि अचानक इतने औरंगजेब के औलादें कहां से पैदा हुई, इसके पीछे कौन है, इसका असली मालिक कौन है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। और हम हमारे एसोसिएट एडिटर सुनील सिंह के साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है इस वक्त कि ये जो पोस्ट है इसको लेकर इतना हंगामा जो हुआ है, क्या इसकी तह तक पहुंच पाया है पुलिस और प्रशासन? क्योंकि ये समझना भी यहाँ पर ज़रूरी है कि इस पोस्ट को लेकर आखिर मंशा क्या थी।
और बिल्कुल अदिति, ये सवाल तो है कि आखिर इस तरह की पोस्ट क्यों सामने आ रही हैं या फिर औरंगजेब के अचानक से पोस्टर क्यों लहराए जाने लगे हैं। इसके पहले ही अहमदनगर जिले में भी कुछ इस तरह का ही देखने को मिला था, तब मामला दर्ज किया गया था, कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। अब कोल्हापुर में औरंगजेब से जुड़ी हुई पोस्ट की गई, स्टेटस रखा गया, जिसका नतीजा हम देख रहे हैं कि आज कोल्हापुर शहर एक तनाव की स्थिति में है और बिल्कुल स्थिति खराब हो गई थी। हालांकि अब पुलिस ने नियंत्रण में कर लिया है। पुलिस का कहना है कि 2 लोगों के खिलाफ इसमें मामला दर्ज किया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जैसा कि गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इसके पीछे कौन है उसकी तलाश करने की जरूरत है, तो वो अभी तक तो तलाश नहीं किया जा सका है। लेकिन एक सवाल ये भी पैदा होता है कि इस तरह की अगर कोई गलत पोस्ट कर रहा है या फिर गलत तस्वीरें दिखा रहा है जो कि कानूनन अगर खिलाफ है या कानून के विपरीत है, तो उसके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज करके पुलिस ने कार्रवाई करनी चाहिए तुरंत। लेकिन पुलिस की कार्रवाई के साथ ही अचानक से लोग इतनी बड़ी संख्या में क्यों सड़कों पर उतर जा रहे हैं और शहर बंद करने की घोषणा कर दी जा रही है या फिर इस तरह की स्थिति पैदा हो जा रही है कि पथराव हो जा रहे हैं और तनाव हो रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है और ये कौन करवा रहा है, ये भी सवाल है। तो दोनों सवाल बनते हैं जिनका जवाब तलाशना पुलिस की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि स्थिति कुछ अलग बनती चली जा रही है। महाराष्ट्र राज्य की रामनवमी के दिन हमने देखा कि किस तरह की तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी। उसके बाद भी 1-2 तनाव की खबरें शहर के राज्य के अलग अलग जिलों से आई और अब देख रहे हैं कि ये बन रहा है। तो ये इसके पीछे कौन है? क्या कोई जानबूझकर चाहता है कि हिंदू मुस्लिम या सांप्रदायिक दंगे होने चाहिए? और सरकार क्यों कम पड़ जा रही है, प्रशासन क्यों कम पड़ जा रहा है, पुलिस क्यों कम पड़ जा रही है इस तरह के मामले में रोकने की? जबकि बीजेपी का दावा रहा है कि दंगा मुक्त शासन, सरकार में बीजेपी है और देवेंद्र फडणवीस खुद गृह मंत्री हैं, लेकिन उसके बावजूद कैसे हो जा रहा है, ये भी एक सवाल है बड़ा। बिल्कुल सुनील, यहाँ पर जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है वो भी हमने देखा कि काफ़ी तनाव जो है वो वहाँ पर देखने को मिल रहा था। पुलिस और लोगों के बीच जो है वो झड़प भी हो गई। क्या अब ये कहा जा सकता है कि स्थिति अब पहले से बेहतर है और दोबारा ऐसी स्थिति कम से कम पैदा नहीं होगी? देखिए, शांति तो है क्योंकि जो भीड़ थी बड़ी संख्या में जमा हुई थी उसे लाठीचार्ज करके तितर-बितर कर दिया गया है और नतीजा ये भी हुआ कि जो शहर है वो एक तरह से बंद हो गया, दुकानें बंद हो गई, तनाव फैल गया है। तो तनाव बना हुआ है, लेकिन ये शांति क्या अस्थायी है, परमानेंट है, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब तक जो भी इस तरह के दोषी है, चाहे वो पोस्ट जो है गलत पोस्ट, भड़काऊ पोस्ट करने वाले हों या फिर पत्थरवाह करने वाले हों, दंगा फसाद करने वाले हो या फिर तनाव निर्माण करने वाले, दोनों के खिलाफ जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये डर बना रहेगा और ये जो शांति है एक तरह से कभी भी अशांति में परिवर्तित हो सकती है, ये अंदेशा भी बना रहेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर जिस तरह से हमारे सहयोगी सुनील बता रहे हैं कि फिलहाल तनाव जो है वो ज़रूर बना हुआ है लेकिन स्थिति को काबू में कर लिया गया है। लेकिन कुछ घंटों पहले कोल्हापुर में किस तरह की स्थिति थी वो वाकई पता लग रहा है। यहाँ पर अब जांच का विषय ये है कि क्या जिस तरह की पोस्ट की गई थी उसको लेकर अब उस मामले की तह तक जाया जाएगा कि आखिर उसकी मंशा क्या थी और अगर माहौल बिगाड़ने की मंशा थी तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाना बेहद ज़रूरी है। और आगे बढ़ रहे हैं, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आज फिर किसान धरने पर बैठ गए। कल पुलिस ने लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया था किसानों को खदेड़ने के लिए। प्रदर्शनकारी किसान सूरजमुखी की फसल को एमएसपी के तहत खरीदे जाने की मांग कर रहे हैं। कल लाठीचार्ज के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों से कुरुक्षेत्र में जुटने की अपील भी यहाँ पर की है। तो आपको सुनवाते हैं यहाँ पर राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा है। ये देश में एमएसपी पे पहला लाठीचार्ज है। ये पूरे देश में एमएसपी की डिमांड बढ़ेगी और ये बड़ा एक आंदोलन देश में जो दिल्ली का आंदोलन है उससे भी बड़ा आंदोलन एमएसपी पे करना पड़ेगा। कल जो ये लाठीचार्ज हुआ है ये प्रतीक है 2-3 सरकार की 2-3 विश्वासघात की। पहला प्रतीक है ये किसान आंदोलन से सरकार के विश्वासघात का प्रतीक है, क्योंकि किसान कल शाहबाद में सूरजमुखी पे केवल अपना न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहे थे। ये प्रतीक है सरकार के भाजपा के किसान विरोधी चेहरे का प्रतीक और ये प्रतीक है हरियाणा सरकार के लठतंत्र का प्रतीक।
और उधर एक और खबर जो है वो किसानों से जुड़ी हुई आई है। उड़द, तुअर समेत खरीफ की फसलों की एमएसपी बढ़ाने को मोदी सरकार की कैबिनेट ने मंजूरी आखिर दे दी है। सरकार ने मूंग दाल का समर्थन मूल्य सबसे ज्यादा 10% बढ़ाया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने फैसले के बाद मीडिया को बताया कि कम महंगाई में सरकार ने किसानों के हित में ये फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि महंगाई को नियंत्रित करना ये हमारी प्राथमिकता रही है। दुनिया के कई देशों में खाद्यान्न पदार्थों की महंगाई 30% से 40% तक बढ़ गई है, लेकिन भारत में महंगाई नियंत्रण में रही। बहुत कम समय के लिए ही ये बढ़ी है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस में वृद्धि की गई है। वो वृद्धि अगर हम अलग अलग जो क्रॉप्स देखें उसमें मूंग दाल पे सबसे अधिक वृद्धि की गई है। मूंग में 10.4% वृद्धि करके 5,705 रुपए की जो लागत है उसके बदले 7,755 रुपए मूंग पर एमएसपी निर्धारित की गई है, निर्धारित थी पिछले वर्ष, और अब उसको बढ़ा के 2023-24 के लिए 8,558 रुपए यानी 10.4% की वृद्धि 8,558 मूंग दाल पर नई खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए एमएसपी को सुनिश्चित किया गया है। तक महंगाई की दर लगभग 10-12% सामान्य मानी जाती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जो औसतम महंगाई की दर है वो 9 वर्षों में आधी से कम हो गई है। कहां औसतम 9-10% यूपीए के समय महंगाई रहती थी, अब वो लगभग 4.5% हो गई। तो इससे भी जो बोझा किसानों पे, किसानों के जीवन पे पड़ता है, उसको भी हमने मद्देनजर रखना चाहिए कि एक तरफ एमएसपी इतनी बढ़ रही है, लेकिन महंगाई को हमने जो सक्षम कंट्रोल में रखा है, उसके कारण किसानों की एक्चुअल आमदनी, किसानों की जेब में जो आमदनी जाती है, उसमें वृद्धि करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियां, खासतौर पे बढ़ते हुए एमएसपी का अधिक से अधिक लाभ किसानों को मिला है। और हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर हिमांशु शेखर मिश्रा जुड़ गए हैं। हिमांशु, यहाँ पर आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये जो कैबिनेट का फैसला है उड़द, तुअर समेत खरीफ की फसलों की एमएसपी बढ़ाने का, कितनी राहत ये किसानों को देने जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर सरकार साफ तौर पर ये कह रही है कि महंगाई पर नियंत्रण करना जो है वो सरकार की प्राथमिकता रहा है। निश्चित तौर पर अदिति, अगर आप विस्तार से देखें तो 17 फसलें हैं, खरीफ फसलें हैं जिसकी एमएसपी को बढ़ाने का फैसला किया है। धान जो कि सबसे महत्वपूर्ण खरीफ की फसल है, उसकी जो एमएसपी है उसको 143 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है, जो कॉमन वेराइटी की धान होती है। और जो ग्रेड ए की जो धान होती है उसकी कीमत भी 143 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है। दालों में आपने सुना मूंग दाल के बारे में फूड मिनिस्टर बता रहे थे, पर अगर आप लिस्ट देखें उड़द दाल की भी जो एमएसपी है वो 350 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है। जबकि अरहर जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण खरीफ फसल है, उसकी जो एमएसपी है वो 400 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है। जहां तक महंगाई का सवाल है, मैं आंकड़े देख रहा था, जो फूड मिनिस्ट्री की जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है उसने जो ताज़ा आंकड़े अपलोड किए अपनी वेबसाइट में, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि जो अरहर दाल है उसकी कीमत पिछले एक महीने में यानी 6 मई से 6 जून के बीच देश के करीब 31 शहरों में 20 रुपए प्रति किलो या उससे ज्यादा बढ़ी है। ये रिटेल प्राइस का मैं जिक्र कर रहा हूँ। निश्चित तौर पर दाल जो है वो हमेशा से सरकारों के लिए एक चिंता का विषय रहा है और इसलिए इस बार दालों में सबसे ज्यादा एमएसपी की बढ़ोतरी की गई है। और उसके पीछे सोच ये है कि किसान जो नई खरीफ का सीजन शुरू हो रहा है उसमें दाल की फसलों की ज्यादा से ज्यादा बुआई करें। साथ ही एक और बड़ा फैसला कल भी फूड मिनिस्ट्री ने किया था अदिति, जिसमें यह तय किया गया था कि सरकार जो दाल खरीदती है किसानों से उसकी जो सीलिंग है उसको हटा दिया जाएगा। और उसमें भी सोच यही थी कि खरीफ फसल के दौरान सरकार जो है उसकी अब कोई सीमा नहीं होगी और किसान जितना ज्यादा चाहें वो अपनी दाल की उपज को सरकारी एजेंसीज को बेच सकते हैं। और इस सब के पीछे सोच यही है कि पिछले कुछ साल में लगातार दाल के मोर्चे पर सरकार को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। और जैसा मैंने अभी आपको जिक्र किया, देश के 31 शहरों में पिछले एक महीने में अरहर दाल जो है वो 20 रुपए प्रति किलो महंगी हुई है। और निश्चित तौर पर अब कोशिश ये है
कि अगले साल या उसके आने वाले साल में किसान ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित हों, दाल की फसल का उत्पादन बढ़ाया जाए, जिससे कि बाजार में उपलब्धता बढ़े और कीमतों को नियंत्रण करना और विशेषकर महंगाई पर काबू पाना भी आसान हो। अदिति। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर सरकार ने एमएसपी बढ़ाई है और उम्मीद यही कर रहे हैं कि सरकार के इस फैसले के बाद किसानों को कुछ हद तक राहत मिलेगी और जिस तरह की महंगाई दालों को लेकर खासकर बढ़ गई है, उससे आम आदमी भी जो है उसको भी महंगाई से कुछ हद तक राहत मिलेगी, निजात मिलेगी। और अब पहलवानों के मुद्दों का जिक्र करते हैं। आज दो पहलवान बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक केंद्र खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात करने पहुंचे। खेल मंत्री ने ट्वीट कर पहलवानों को बातचीत का न्योता दिया था। कल ही एनडीटीवी से बातचीत में बजरंग पुनिया ने पहलवानों का रुख साफ करते हुए कहा था कि गृह मंत्री से बातचीत में किसी तरह की सेटिंग नहीं हुई है और वो अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। साथ ही उन्होंने इस बात का भी खंडन किया था कि नाबालिग पहलवान ने अपना बयान बदल लिया है। तो यहाँ पर पहलवानों ने जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक 5 मांगे जो हैं वो रखी हैं अपनी, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो रेसलिंग फेडरेशन है उसके चुनाव निष्पक्ष तरीके से करवाए जाएं। दूसरी बड़ी बात यहाँ पर ये है, उनकी जो मांग है उसमें ये कहा है उन्होंने कि जो WFI है उसकी अध्यक्षता महिला करें, क्योंकि बहुत सारे महिला पहलवान जो है उनका यहाँ पर रुख था कि उनको रिप्रेजेंट करने वाला, उनका प्रतिनिधित्व करने वाला या उनकी समस्याओं को समझने वाले कोई है नहीं, तो महिला यहाँ पर होनी चाहिए। और तीसरी मांग कि बृजभूषण या उनके परिवार का कोई भी सदस्य WFI का हिस्सा ना हो। उसके अलावा चौथी मांग है कि 28 अप्रैल को जो पहलवानों के खिलाफ जो उन्होंने प्रदर्शन किया था, उसके बाद जो FIR उनके खिलाफ की गई थी, जो मामले दर्ज किए गए थे, उन्हें रद्द किया जाए। और आखिरी मांग यहाँ पर यही है कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की जाए, जिस पर गृह मंत्री ने पहले ही कहा है कि दिल्ली पुलिस की जांच पर निर्भर होगी ये गिरफ्तारी। तो हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला का, जो अनुराग ठाकुर के घर पर मौजूद थे। सौरभ, यहाँ पर एक राहत तो इस तरह से देखी जा सकती है सौरभ कि अब जो एक बर्फ जमी हुई थी लगातार वो कुछ पिघलने लगी है, कम से कम बातचीत तो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। सौरभ, देखिए बातचीत आगे बढ़ भी रही है और बातचीत आगे चल भी रही है और इस वक्त हम अनुराग ठाकुर के घर के बाहर ही मौजूद हैं। 5 घंटे हो गए हैं बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और अनुराग ठाकुर के बीच बातचीत की और बातचीत लगातार हो रही है। जैसे जिन 5 बिंदुओं का जिक्र किया उन्हीं को लेकर चर्चा हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे सूत्र हैं वो जानकारी दे रहे हैं कि विनेश जो हैं वो अभी भी इस बात पर अड़ी हुई हैं कि बृजभूषण की गिरफ्तारी हो, जिस वजह से गतिरोध जो है वो बना हुआ है। विनेश आज बैठक में भी नहीं पहुंची हैं। जब गृह मंत्री से बैठक हुई थी इन पहलवानों की, उसमें भी विनेश फोगाट नहीं गई थी और आज भी इस बैठक में नहीं आई हैं। और अभी विनेश ने एक ट्वीट भी किया है, वो ट्वीट भी हम अपने दर्शकों को पढ़ के सुना देते हैं कि विनेश जो अपनी लगातार मीटिंग से दूरी बनाए हुए हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है और लिखा है कि सारे पत्थर नहीं होते मलामत का निशान, वो भी पत्थर हैं जो मंजिल का निशान देता है। तो सीधे तो कुछ नहीं कह रही हैं, पर ज़रूर वो इशारा कर रही हैं कि वो संतुष्ट नहीं है अभी तक जो बातें सरकार की तरफ से रखी गई हैं। तो गतिरोध तो जारी है, लेकिन हाँ, बर्फ़ पिघल गई है। पहली औपचारिक बैठक है, पहली जो बैठक है वो औपचारिक तौर पर हो रही है। उससे पहले गृह मंत्री से ज़रूर मिले, पर वो रात को बैठक हुई, गुपचुप बैठक हुई। उसका ब्यौरा कल ज़रूर बताया बजरंग ने हमें कि कोई सेटिंग नहीं हो पाई थी, बातचीत नहीं बन पाई थी। लेकिन अब अभी भी जो है इस वक्त बैठक का दौर जारी है। विनेश अड़ी हुई हैं और विनेश की वजह से ही कोई फैसला नहीं हो पा रहा है और विनेश को मनाने की कोशिशें जारी हैं। अब देखते हैं कि क्या निकल करके आता है, लेकिन 5 घंटों से लगातार मंथन चल रहा है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर आज कैबिनेट मीटिंग में भी नहीं गए, वो भी समझ रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण ये पूरा मसला हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की किरकिरी हुई है। इंटरनेशनल ओलंपिक संघ ने भी सवाल पूछे थे और अपनी चिंता जताई थी खिलाड़ियों के साथ जो पुलिसिया कार्रवाई हुई 28 मई को। इसके अलावा 17 तारीख तक अदिति जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसके इलेक्शन कराने हैं। अगर 17 तारीख तक रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के इलेक्शंस नहीं हुए तो WFI बैन हो जाएगा, यानी जो हमारे खिलाड़ी मेडल्स जीतेंगे अंतर्राष्ट्रीय पटल पे वो टैली में नहीं आएंगे, ओलंपिक में भी जीतेंगे तो वो भी टैली में नहीं आएंगे, तो जो बहुत बड़ा झटका होगा। तो यही वजह है कि सरकार पूरी कोशिश में है और पहलवानों ने भी अपनी तरफ से पहल उस पर वो भी आगे बढ़े हैं और बातचीत चल रही है और उम्मीद है कि कुछ सकारात्मक निकल करके आए। लेकिन विनेश फोगाट को मनाना जो है वो थोड़ा टेढ़ी कीर अभी तक साबित हो रहा है।
बिल्कुल सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास हम आते रहेंगे क्योंकि अभी बैठक चल ही रही है और हमारे सहयोगी सौरभ जो हैं वो लगातार अनुराग ठाकुर के घर के बाहर मौजूद हैं। देखते क्या कुछ इस बैठक के बाद निकल कर आता है और क्या पहलवानों की मांगों का असर होता है। आगे बढ़ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव से अरविंद केजरीवाल की मुलाकात हुई है। आपको हम लगातार ये जानकारियां दे रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल हैं जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से जाके मुलाकात कर रहे हैं, विपक्ष के नेताओं से वो मुलाकात कर रहे हैं। और ये मामला वही है, दिल्ली में जो अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला है उसको लेकर केंद्र सरकार जो अध्यादेश लेकर आई है उसका विरोध अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं और उसी के लिए समर्थन जुटाने वो अलग अलग विपक्षी पार्टियों में जा रहे हैं ताकि राज्यसभा में जब ये अध्यादेश सामने आए तो विपक्ष इस पर वोट ना करे, इसके खिलाफ वोट करे और ये अध्यादेश खुद ही गिर जाए। तो यहाँ पर समर्थन मांगने के लिए अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं अखिलेश यादव के पास। अब तक 9 पार्टियों का समर्थन अरविंद केजरीवाल जो है वो हासिल कर चुके हैं और आज वो उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं जहां पर उनकी मुलाकात अखिलेश यादव से हुई है। हमारे साथ तो यहाँ पर यह भी माना जा रहा है कि कुछ देर में दोनों ही नेता, चाहे वो अखिलेश यादव हो चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, दोनों नेता यहाँ पर मीडिया को संबोधित भी कर सकते हैं क्योंकि हर बार जब अरविंद केजरीवाल नेताओं से मुलाकात करने पहुंचे तो उन्होंने मीडिया के सामने आकर अपनी बात भी रखी है कि उन्हें यहाँ पर समर्थन मिला है। इससे पहले हम देख चुके हैं कि ममता बनर्जी से वो मुलाकात कर चुके हैं, शरद पवार से वो मुलाकात कर चुके हैं, उद्धव ठाकरे से वो मुलाकात कर चुके हैं। तो ऐसे कई नेताओं से जाकर अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात की है और आज अखिलेश यादव से मुलाकात उन्होंने की है जिसकी तस्वीरें यहाँ पर सामने आई हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां पर लखनऊ कोर्ट में ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं। गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या कर दी गई है लखनऊ कोर्ट में। यहां पर आपको बता दें लखनऊ कोर्ट में गोलियां चलने की खबरें आई हैं। यहां पर संजीव जीवा को गोली मारने की खबर भी आई है और इस वक्त ये भी जानकारी सामने आ रही है कि लखनऊ कोर्ट जो है उसमें जो ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं उसमें संजीव जीवा को गोली मारी गई है और एक गोली किसी और को भी यहाँ पर लगी है। तो लखनऊ के कैसर बाग में पॉस्को कोर्ट है यहाँ पर, जहाँ पर कुछ अज्ञात लोग पहुँचे हैं और उसके बाद संजीव जीवा जो कि गैंगस्टर है जो लखनऊ की जेल में ही बंद था लंबे वक्त से, उसको यहाँ पर गोली मार दी गई है, उसकी हत्या कर दी गई है। हम जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी आलोक पांडे के साथ फोन लाइन पर। आलोक, क्या कुछ जानकारी मिल रही है क्योंकि कोर्ट में तस्वीरें जो हम देख रहे हैं अफरा तफरी का माहौल है। ये घटना आपसे कुछ देर पहले की है। संजीव जीवा एक बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश का अपराधी है। इसके ऊपर काफी क्रिमिनल केसेस थे और कई सालों से ये जेल में है, लेकिन ये माना जाता है कि ये वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में एक क्रिमिनल सिंडिकेट चलाता है और ये जेल से ही उसको चला रहा था। आज इसकी पेशी थी किसी केस में लखनऊ में एक इलाका है कैसर बाग, वहां पे जो लोकल कोर्ट्स हैं उनकी बिल्डिंग्स हैं और वहां पे इसकी पेशी थी। के दौरान ही कोर्ट रूम के बाहर ऐसा कहा जा रहा है कि वकील के भेष में एक शूटर या इस पे अभी क्लैरिटी नहीं है, इन लोगों ने गोली चलाई और इसकी मौत ऑन द स्पॉट हो गई, ऐसा लोग कह रहे हैं। और 1 या 2 लोगों को और भी गोली लगी है, वो लोग घायल हैं। इस तरह की बात अभी आ रही है। इनिशियल इन्फॉर्मेशन थोड़ी स्केची है क्योंकि इंसिडेंट अभी हुआ है, लेकिन ये हम कंफर्म कर सकते हैं कि संजय की मौत हो गई है। और फायरिंग कोर्ट रूम, जैसे एक कोर्ट परिसर होता है और एक कोर्ट रूम होता है, तो कोर्ट रूम के बाहर हुई है, मतलब वहां तक कोई बंदूक लेके पहुंच गया, ये एक बड़ी बात है। और ये कोर्ट में जो सिक्योरिटी होती है उस पर भी बहुत सवालिया निशान खड़े करती है। संजीव जीवा का इतिहास मैं आपको थोड़ा बहुत जितना हमको मालूम है उतना बताना चाहूंगा। संजीव जीवा एक बहुत कुख्यात अपराधी था और इसका नाम कम से कम 20-25 केस में आया है। ये 2005 में पहली बार गिरफ्तार हुआ था। दिल्ली पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया था, ऐसे जो पुराने हिंदी अखबार हैं उनमें हैं, और तब से ये लगातार जेल में था। लेकिन तब भी इस पे बहुत गंभीर और संगीन आरोप थे कि एक पूरा सिंडिकेट चलाता था वेस्टर्न यूपी में। किसने इसको मारा है इस पे अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। एक खबर ऐसी भी आ रही है कि एक जो शूटर है उसको वकीलों ने वहां दबोच लिया और उसको बहुत मारा है। अब ये देखने वाली बात है कि आगे क्या कार्रवाई है, थोड़ा समय लगेगा ये सब जानकारी में, लेकिन अपने आप में ही ये एक शॉकिंग खबर है कि कोर्ट रूम के बाहर इस तरह की वारदात हुई है और एक कुख्यात गैंगस्टर को इस तरह से मारा गया है।
बिल्कुल आलोक, और अब तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर एक पुलिस वाले को दूसरे जो साथी हैं वो भी उठाकर लेकर जा रहे हैं क्योंकि उनके भी पैर में चोट लगी है। लेकिन जो सवाल यहाँ पर खड़ा होता है वो यही है कि किसी कोर्ट में आखिर कोई इस तरह से हथियार लेकर दाखिल हो जाए और उसके बाद किसी की हत्या कर दे, ये अपने आप में बहुत गंभीर मामला है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रविश चंद्रन शुक्ला भी जुड़ गए हैं आलोक, उनसे भी उनका भी हम रुख करते हैं। रविश, क्या कुछ जानकारी यहाँ पर मिल रही है? और सवाल यहाँ पर यही है रविश कि कोर्ट के भीतर तक अगर कोई परिसर तक भी अगर कोई हथियार लेकर पहुंच जा रहा है, किसी की हत्या कर दे रहा है, तो सुरक्षा पर गंभीर सवाल है यहाँ पर। जी बिल्कुल अदिति, जैसा कि आलोक बता रहे थे कि 3 से 4 लोग थे हमलावर और संजीव जीवा को गोली मारी गई है। संजीव जीवा पर ताबड़तोड़ हमला किया गया है। ये बताया जा रहा है प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कि 10 से 12 राउंड गोलियां वहां पर चली और संजीव जीवा की मौत हो गई है। संजीव जीवा का एक आपराधिक इतिहास रहा है। मुजफ्फरनगर का ये मूल रूप से रहने वाला है और अपराध की दुनिया में ये डॉक्टर के नाम से जाना जाता है। इसका पूरा नाम संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा था, तो संजीव जीवा के नाम से ये जाना जाता था। कृष्णानंद राय की हत्याकांड में इसका सबसे पहले नाम आया था। मुजफ्फरनगर का हिस्ट्री शीटर ये रह चुका है और उसके बाद में ये बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी का करीबी रहा है। और इस गैंगस्टर के मारे जाने को ये भी कहा जा रहा है पुलिस के सूत्रों के मुताबिक कि हो सकता है कि ये आपसी गैंगवार का एक हिस्सा हो, क्योंकि संजीव जीवा की कई मामलों में तलाश थी। ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड में भी इसको आरोपी बनाया गया था और ये कहा जाता था कि AK-47 जो राइफल है उसकी सप्लाई ये जो है वो संजीव जीवा देता था। पिछले साल शामली में एक शख्स पकड़ा गया था, तो शामली के पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि इस शख्स से जब पूछताछ की गई तब ये पता चला कि संजीव जीवा नाम के एक अपराधी ने इसको AK-47 बेची थी। तो ये काफी दुर्दांत अपराधी था और इसकी जो हत्या आज हुई है उसमें हालांकि अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि किस गैंग ने इसको मारा है, लेकिन निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ी घटना है क्योंकि कैसरबाग कोर्ट के भीतर ये बताया जा रहा है, जैसा आलोक बता रहे थे, कि हमलावर पुलिस के वेश में मतलब काला कोट पहनकर वहां पर दाखिल हुए और उसके बाद में ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। अभी ये भी कहा जा रहा है कि कोर्ट के भीतर 3 से 4 लोग संजीव जीवा के अलावा भी घायल हैं। अभी उसकी सारी डिटेल जो है थोड़ी देर में हो सकता है कि पुलिस उसको बताए, लेकिन निश्चित तौर पर अभी अतीक की हत्याकांड और उसके बाद में ये संजीव जीवा जो कि मुख्तार अंसारी के करीबी माना जाता था, तो ये एक काफी गंभीर घटना है और कहीं ना कहीं अदालत की सुरक्षा पर भी ये सवालिया निशान खड़ा करता है। अब ये देखना होगा कि आखिर कौन से गुट ने इसको मारा है। ये कोई आपसी गैंगवार का नतीजा है क्योंकि संजीव जीवा 3-4 हाई प्रोफाइल केसेस में खुद इसका नाम आया था। तो अब देखना है कि आखिर ये हमलावर कौन थे, क्या कोई हमलावर पकड़ा गया है कि नहीं। अभी सारी डिटेल जो है कुछ देर में आएगी। शुक्रिया रविश इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं संजीव जीवा जिसकी लखनऊ कोर्ट परिसर में हत्या यहाँ पर कर दी गई है और वकीलों के भेष में बताया जा रहा है कि यहाँ पर हमलावर जो है वो पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने संजीव जीवा के सामने आते ही ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। 10 से 12 राउंड तक यहाँ पर फायरिंग हुई है और कुछ और लोगों को भी गोलियां लगी हैं, जिसमें एक पुलिस वाले की तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं जिनके पैर में गोली लगी है। संजीव जीवा की वहीं मौके पर ही मौत हो गई है और ये मुजफ्फरनगर का रहने वाला था। मुख्तार अंसारी, मुन्ना बजरंगी और भाटी गैंग जैसी गैंग्स के लिए काम करता था। तो कई तरह के सवाल जो हैं इस मुद्दे को लेकर खड़े हुए हैं इस मामले पर कि आखिर किस तरह से कोर्ट में कोई हथियार लेकर दाखिल हो गया और इस तरह से फायरिंग भी उन्होंने कर दी है। फिलहाल हम सवाल इंडिया में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे कि आखिर क्यों भावुक हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। नोटिफिकेशन जारी करके हमारी सारी शक्तियां छीन ली। ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर जो कंट्रोल होता है एक चुनी हुई सरकार का, अफसरशाही के ऊपर, ऑफिसर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग, कोई ऑफिसर काम ना करे तो उसकी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, गलत काम करे, भ्रष्टाचार करे उसके खिलाफ एक्शन, नई पोस्ट क्रिएट करना, रेगुलराइजेशन करना, ये सारी जितनी भी शक्तियां थी वो सारी शक्तियां उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी करके छीन ली दिल्ली सरकार से, आम आदमी पार्टी की सरकार से। उसके बावजूद हमने काफी काम किया और इतना काम किया कि अगली बार फिर हम भारी बहुमत से जीते। 70 में से 62 सीट आई हम लोगों की। लेकिन 8 साल की कोर्ट कचहरी की लड़ाई के बाद 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 5-0 से फैसला दिया कि सारी शक्तियां चुनी हुई सरकार के पास होनी चाहिए।
अगर चुनी हुई सरकार के पास अफसरशाही पे कंट्रोल करने की शक्तियां नहीं होंगी तो वो सरकार काम नहीं कर सकती, चुनी हुई सरकार काम नहीं कर सकती, और ये संविधान के खिलाफ है। बहुत क्लियर ऑर्डर था, स्ट्रांग ऑर्डर था। हमें अपना अधिकार, दिल्ली के लोगों को अपना अधिकार पाने में 8 साल लग गए, लेकिन मोदी जी को 8 दिन लगे। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और 19 मई को प्रधानमंत्री जी ने अध्यादेश पारित करके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कैंसिल कर दिया, पलट दिया। 19 मई को क्यों किया? 19 मई की शाम को 5 बजे सुप्रीम कोर्ट बंद हो गया, वेकेशन हो गई सुप्रीम कोर्ट की। 5 बजे वेकेशन हुई, रात को 10 बजे रात के अंधेरे में मोदी सरकार ने अध्यादेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कैंसिल कर दिया। यही दिखाता है कि उनके दिल में काला था। अगर वो 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का वो अध्यादेश जारी करते, हम सुप्रीम कोर्ट से जाके स्टे ले आते, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट बंद है, तो अभी हमें महीना भर रुकना पड़ेगा। जब सुप्रीम कोर्ट खुलेगा हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। लेकिन यह अध्यादेश जब संसद के अंदर आएगा तो संसद में, लोकसभा में तो बीजेपी की मेजॉरिटी है, लेकिन राज्यसभा के अंदर बीजेपी के मेजॉरिटी नहीं है। 238 में से 93 केवल बीजेपी के हैं। तो अगर सारी नॉन बीजेपी पार्टियां मिल जाएं तो इस अध्यादेश को हराया जा सकता है, इसे गिराया जा सकता है। और अगर ये अध्यादेश गिर गया तो आप ये मान के चलिए कि 2024 का सेमीफाइनल हो जाएगा। राज्यसभा के अंदर अगर इनका अध्यादेश बिल नहीं बन पाता और हार जाता है, पूरे देश में बहुत स्ट्रांग मैसेज जाएगा कि मोदी सरकार दोबारा नहीं आ रही है। मेरी अभी इसमें काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई माननीय अखिलेश जी से, और मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। दिल्ली के लोगों की तरफ से, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की तरफ से अखिलेश जी का और उनकी समाजवादी पार्टी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि राज्यसभा के अंदर जब आएगा तो पूरे समर्थन करेंगे दिल्ली वालों का और इसका विरोध करेंगे। मैं अब अखिलेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और मेरे साथ लोकसभा में 2019 से मेरे साथी रहे अखिलेश यादव जी, उनकी पार्टी के विधायकगण, आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद भाई संजय सिंह जी और एजुकेशन मिनिस्टर दिल्ली के आतिशी जी, और आप सब पत्रकार और मीडिया के जितने भी प्रतिनिधि हैं। जैसा कि अरविंद जी ने कहा, ये लड़ाई सिर्फ दिल्ली के लोगों की नहीं है, ये लड़ाई 140 करोड़ लोगों के अधिकारों को बचाने की है। एक तरफ तो हम बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड कहते हैं देश को, और दूसरी तरफ लोकतंत्र पर अध्यादेश की कुल्हाड़ी चलती है, गवर्नर के जरिए तंग किया जाता है। अगर इनकी सरकार बीजेपी की किसी राज्य में इलेक्शन से ना बने तो ये बाई इलेक्शन से बना लेते हैं। उनके 30-40 खरीद लो, बाई इलेक्शन करा लो, सुबह सुबह 3 बजे उठाओ गवर्नर को, ओथ लो, उसके बाद देखते रहो क्या होता है। ये आदत पड़ गई है इनको, ऐसा कई बार कर चुके हैं। और गवर्नर्स को ऑर्डर है, अगर 2-3 दिन उन्होंने चुनी हुई सरकार को तंग नहीं किया तो फिर फोन आता है कि आपको किसके लिए भेजा है वहां पे, आप तंग क्यों नहीं कर रहे इलेक्टेड गवर्नमेंट को। तो इलेक्टेड और सिलेक्टेड में फर्क जो है वो देश को करना है। दिल्ली के लोग भी उसी तरह से वोट डालते हैं जैसे यूपी के डालते हैं, पंजाब के डालते हैं। दिल्ली के लोगों, दिल्ली के मंत्री भी वही संविधान की ओथ लेते हैं, दिल्ली के मंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री वही संविधान को फॉलो करते हैं। पंजाब में भी वही होता है। और दिल्ली देश का दिल है, वहां दिल्ली में मूल निवासी जो है दिल्ली में पूरे देश के हैं। यूपी से बहुत से लोग हैं दिल्ली में, पंजाबी बहुत हैं दिल्ली में, कर्नाटका से बहुत लोग हैं दिल्ली में, महाराष्ट्र से हैं, आंध्रा से हैं, उड़ीसा से, बंगाल से, देश के हर हिस्से से लोग दिल्ली में रहते हैं।
तो इसका मतलब इन्होंने पूरे देश पर कुल्हाड़ी चलाई है। चलो ये तो एलजी कर रखा है कि फुल स्टेट नहीं है, एलजी वहां पे सरकार रहेगी। फुल स्टेट को कौन सा काम करने देते हैं? मैं अपनी एग्जांपल देता हूं। पंजाब में 117 में से 92 हमारे विधायक हैं, और हमने इस बार बजट सेशन बुलाने के लिए राज्यपाल को पत्र लिखा। उन्होंने कहा जी मैं बजट सेशन बुलाने के लिए आपको इजाजत नहीं दूंगा, पहले आप मेरा ये काम करिए, ये काम करिए। तो हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको बजट सेशन बुलाने के लिए इजाजत देनी पड़ेगी। उसके बाद कहा राज्यपाल ने कि जो भाषण मुझे लिख के दिया है, जो विधानसभा में पढ़ना होता है, कहता उसमें तो यहाँ पर तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अखिलेश यादव से मुलाकात करने पहुंचे और यहां पर समर्थन जुटाने के लिए वो पहुंचे हैं। दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का जो मामला है उसको लेकर केंद्र सरकार जो अध्यादेश लेकर आई है उसके खिलाफ ये यहां पर अखिलेश यादव से समर्थन मांगने आए हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।